हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 अध्याय 4 छत्रपति शिवाजी एवं पेशवा। 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में मराठों ने शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज गुलामी की जंजीर तोड़ने वाले, मुगल शासक की जड़ें हिलाने वाले, भारत को विदेशी एवं आताई सत्ता से मुक्त कराने वाले व जन जन में स्वराज्य की भावना जगाने वाले कुशल प्रशासक, दृढ़ निश्चय और योग्य रणनीतिकार थे। उन्होंने वर्षों तक औरंगजेब के साथ संघर्ष किया तथा अपने आत्म साहस व पराक्रम के बल पर हिंदवी राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने छापामार युद्ध की नई शैली विकसित की। प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रथाओं व दरबारी शिष्टाचारों को पुनः जीवित करके फारसी के स्थान पर मराठी व संस्कृत को राजभाषा बनाया। शिवाजी को महान शिवाजी बनने में उनके गुरु समर्थ रामदास व उस समय के संतों तुकाराम, नामदेव आदि के विचारों का योगदान रहा। उनका समस्त जीवन अनेक विजयी गाथाओं, प्रेरक प्रसंगों तथा विस्मयकारी घटनाओं से परिपूर्ण है। आरंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी को पूना के प्रसिद्ध शिवनेरी किले में हुआ। किले की अधिष्ठात्री देवी के नाम पर इसका नाम शिवा रखा गया। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो मराठा सरदार थे एवं अहमदनगर के निजाम शाही राज्य के में एक प्रतिष्ठित पद पर थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। मराठा उत्कर्ष के प्रमुख कारण। भौगोलिक परिस्थिति, औरंगजेब की धर्मदानता, हिंदू जागरण, मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन व शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व। महादेव गोविंद रानाडे की प्रसिद्ध कृति राइज ऑफ द मराठा पावर है, जो मराठों के उत्थान से संबंधित इतिहास का वर्णन करती है। शिवाजी का बचपन माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। शिवाजी के चरित्र पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। जीजाबाई शिवा को बाल्यकाल में रामायण, महाभारत एवं भारतीय वीर आत्माओं की कहानियाँ सुनाती थी, जिसका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिवाजी को धर्म, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक की शिक्षा भी प्रदान की। दादा कोकणदेव ने घुड़सवारी, तलवारबाजी व निशानबाजी की शिक्षा दी। शिवाजी बचपन में अपनी उम्र के बालक इकट्ठा करके उनके राजा बन युद्ध करके किले जीतने का खेल खेला करते थे। बचपन से ही वे उस युग की घटनाओं को समझने लगे तथा मुगलों के अत्याचारों की कहानी सुनकर वे बेचैन हो जाते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ मुगल शासक की बेड़ियां तोड़ फेंकने के विचार उनके मन में उठने आरंभ हो गए थे। एक बार शिवाजी के पिता शिवाजी को राजा आदिल शाह से मिलने के लिए उनके दरबार में ले गए। आदिल शाह के दरबार में शिवाजी ने स्वाभिमान का परिचय देते हुए उनको भूमि पर माथा टेककर प्रणाम नहीं किया। यह घटना उनके शौर्य और साहस को दर्शाती है। शिवाजी का प्रारंभिक संघर्ष।
19 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपना विजय अभियान आरंभ किया। उन्होंने आसपास के किलों पर कब्जा करने के लिए सभी जाति के लोगों को संगठित किया। युवकों के सहयोग से दुर्ग विजय का कार्य आरंभ किया। उस समय दक्षिण राज्य आपसी संघर्ष से परेशान थे। 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम सिंहगढ़ का किला जीता। इसके बाद शिवाजी ने 1646 में तोरण दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उसके आसपास के मुस्लिम प्रदेशों में खलबली मच गई। तोरण दुर्ग पर अधिकार करने के बाद वह धीरे धीरे रायगढ़ के किले को भी शिवाजी ने अपने अधिकार में ले लिया, जो बाद में शिवाजी के राज्य की राजधानी बनी। शिवाजी की इस साम्राज्य विस्तार नीति से बीजापुर का शासक आदिल शाह बहुत सुशब्द हुआ। उसके शिवाजी के पिता शाहजी को कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी ने बड़ी युक्ति व बुद्धिमत्ता से पिता को कैद से मुक्त करा लिया। रायगढ़ के बाद उन्होंने 1647 ईस्वी में चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चाकन दुर्ग के बाद कोडना किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी ने 1654 में पुरंदर के किले को भी जीत लिया। इन किलों को जीतने के बाद शिवाजी ने मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बनाई तथा अपनी अश्वारोही सेना के बल पर कोंकण सहित 9 किलों पर अधिकार कर लिया। अफजल खां का वध। शिवाजी की सतत सफलताओं ने बीजापुर के शासक की नींद हराम कर दी। 1659 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान ने अपने सेनापति अफजल खां को अनेक प्रलोभन देकर शिवाजी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया। वह बीजापुर के सर्वोच्च सेनापतियों की बड़ी सेना लेकर गया। अफजल खां युद्ध के बिना ही शिवाजी को छल से मारना चाहता था। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक करके अपने दूत कृष्णजी भास्कर को भेजकर शिवाजी को संधि के प्रस्ताव भिजवाया। प्रस्ताव था कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो उसे उन सभी क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त होगा जो उनके नियंत्रण में हैं। साथ ही उसे बीजापुर के दरबार में सम्मानित पद प्राप्त होगा। कृष्णजी भास्कर ने शिवाजी को अफजल खां को शिवाजी को मारने की योजना के बारे में पता दिया। अतः शिवाजी ने संधि के लिए तैयार हो गया। प्रतापगढ़ के किले के पास दोनों के मिलने का स्थान निश्चित किया गया। शिवाजी जैसे ही पहुंचे, अफजल खान ने गले मिलने के बहाने से अपने दोनों हाथ फैलाकर कटार से वार करने की कोशिश की तो शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खां को मार गिराया। यह ऐतिहासिक घटना है कि इस घटना के बाद शिवाजी की गणना श्रेष्ठ योद्धाओं में की जाने लगी। शाइस्ता खां को हराना। शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से मुगल शासक औरंगजेब बहुत चिंतित था। वह बीजापुर की सहायता से शिवाजी को हराना चाहता था। इसलिए औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर बनाकर आदेश दिया कि मराठों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाओ, उनके किले नष्ट कर धूल में मिला दो। शाइस्ता खां ने पूना के पूर्वी क्षेत्र में आक्रमण कर शिवाजी के किले जीतने आरंभ कर दिए। शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को पूना के किले पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां ने खिड़की से भागकर जान बचाई, परंतु उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। शिवाजी ने अचानक हुए इस हमले में शाइस्ता खां की उंगलियां कट गई। इस जीत व साहस से शिवाजी की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। पुरंदर की संधि। 22 जून 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राज्य के योग्य व अनुभवी मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध अभियान के लिए नियुक्त किया। मिर्जा राजा जयसिंह महान सेनानायक के साथ कूटनीतिज्ञ भी था। उसने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्ति और छोटे छोटे
सामंतों का सहयोग लेकर पुरंदर पर आक्रमण कर दिया। मिर्जा राजा जयसिंह ने बड़ी ही चतुराई से पुरंदर के किले पर घेरा डाला। जब किले को बचाने में शिवाजी की कोई युक्ति काम नहीं आई तो शिवाजी ने मिर्जा राजा जयसिंह के साथ वार्ता आरंभ की। शिवाजी व जयसिंह की संधि वार्ता हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। शिवाजी अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। शिवाजी दक्षिण भारत में मुगलों की तरफ से युद्ध में भाग लेंगे तथा उनके प्रति वफादार रहेंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। जयसिंह के आग्रह पर पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी 12 मई 1666 ईस्वी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे। शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में जैसे सम्मान व व्यवहार की अपेक्षा थी, उसके विपरीत व्यवहार देखकर शिवाजी ने औरंगजेब को विश्वघाती कह दिया। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने शिवाजी को नज़रबंद कर दिया। अपने बेजोड़ साहस व युक्ति के साथ मदारी मेहतर के सहयोग से वे वहाँ से निकल गए तथा बनारस, प्रयाग, पुरी होते हुए रायगढ़ पहुँचे। इससे मराठों को नवजीवन मिल गया। जयसिंह को शिवाजी का पत्र। इस पत्र को पढ़ने से ज्ञात होता है कि शिवाजी के स्वराज्य के अंतर्गत संपूर्ण भारत की कल्पना जयसिंह को अपनी ओर मिलाने का उत्कट इच्छा तथा हिंदुत्व की भावना के दर्शन होते हैं। इस पत्र में शिवाजी द्वारा जयसिंह के हृदय में हिंदुत्व का भाव जागृत कर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया है। उन्होंने औरंगजेब की कूटनीति का पर्दाफाश किया कि किस तरह वह हिंदू को हिंदू से लड़वा रहा है। हिंदवी राज्य की स्थापना। पश्चिम महाराष्ट्र के बड़े क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के बाद शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को हिंदू रीति रिवाज से किया गया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इस समारोह में कई विद्वानों, विभिन्न राज्यों के राजदूत व विदेशी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया। शिवाजी का राज्याभिषेक व हिंदवी राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की अभूतपूर्व तथा सर्वाधिक प्रभावी घटना थी। इससे एक स्वतंत्र वैधानिक मराठा राज्य का उदय हुआ। प्रशासन के मार्गदर्शन के लिए राज व्यवहार कोष तैयार किया गया। नया सम्मत चला गया। शुक्राचार्य व कौटिल्य को आदर्श मानकर नियम व कानून बनाए गए। सोने और चांदी की मुद्राएं जारी की गई, जिन पर श्री शिव छत्रपति अंकित था। छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के 50 साल के भीतर मराठा सत्ता का भगवा ध्वज भारत के बड़े हिस्से में लहराने लगा। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा हुआ। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने एक नया सम्मत और सोने तथा तांबे के सिक्के जारी करवाए गए। इन सिक्कों पर श्री शिव छत्रपति उत्कीर्ण करवाया गया। शिवाजी की धार्मिक नीति। शिवाजी एक धार्मिक, सहिष्णु व समर्पित हिंदू थे। उनके साम्राज्य में समानता तथा भ्रातृत्व था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे बलपूर्वक धर्मांतरण के विरुद्ध थे। शिवाजी ने कई मस्जिदों के लिए अनुदान दिए। वे हिंदू संतों की तरह मुसलमान संतों व फकीरों को भी पूरा सम्मान देते थे। उनकी सेना में सिद्दी इब्राहिम, दौलत खां, सिद्दी हिलाल, सिद्दी वाह, काजी हैदर तथा मदारी मेहतर जैसे कई मुसलमान सैनिक व अधिकारी थे। उनके राज्य में पारंपरिक हिंदू मूल्यों व हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। युद्ध के समय सभी सैनिकों को स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करने के आदेश देते थे। उसके शासनकाल में आंतरिक विद्रोह जैसी कोई घटना नहीं हुई। शिवाजी के उत्तराधिकारी। संभाजी 1680 से 1689, राजा राम 1689 से 1700, ताराबाई 1700-1707,
साहू जी 1707 से 1749, राजा राम द्वितीय 1749 से 1750। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु। लंबी बीमारी से 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को वे संसार से विदा हो गए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी को राजा बनाया गया। शिवाजी महाराज एक महान योद्धा व कूटनीतिज्ञ थे। छत्रपति शिवाजी को उनके अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता व कुशल शासन के लिए याद किया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार मैं उन्हें हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान क्रांतिक व्यक्ति एक राष्ट्र निर्माता मानता हूँ। शिवाजी ने यह प्रमाणित करके दिखा दिया कि हिंदुत्व का वृक्ष वास्तव में मरा नहीं, अपितु वह सदियों की राजनीतिक दासता, शासन से पृथकता और कानूनी अत्याचार के पश्चात भी पुनः उठ सकता है। उससे नवीन पत्ते और शाखाएं आ सकती हैं और वह एक बार फिर आकाश में सिर उठा सकता है। पेशवा के अधीन मराठा राज्य। पेशवा मराठा राज्य के प्रधानमंत्री का पद होता था। कालांतर में पेशवा ही शासक की शक्तियों का प्रयोग करने लगे। बाद में पेशवा ही शासक बन गए। पेशवाओं के उत्थान का मुख्य कारण मराठा शासक साहू जी की नीतियाँ तथा महाराष्ट्र में राजनीतिक असंतोष था। इसका उत्थान न तो आकस्मिक और न ही अभूतपूर्व है। उन्होंने धीरे धीरे साधारण स्थिति से राज्य का प्रमुख और फिर पूर्ण आधिपत्य प्राप्त किया। उनने इस पद पर अपने परिवार में वंशानुगत बनाकर अपने अन्य साथियों तथा बाद में समय को राजा की शक्ति को निशंकित कर दिया। आरंभ में इस लक्ष्य शासक के प्रतिनिधि को हटाकर राज्य की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करना था और एक सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के पश्चात राजा को भी अपना स्थान इन्हें समर्पित करना पड़ा। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बालाजी विश्वनाथ मराठा शासक साहू महाराज को पूर्ण विश्वास पात्र था। वह सेनाकर्ता अर्थात सेना के प्रबंध के पद पर नियुक्त हुआ। बालाजी विश्वनाथ के चरित्र, स्वामी भक्ति और योग्यता से साहू महाराज प्रभावित हुए। इसी समय दिल्ली में नया मुगल शासक नियुक्त करने के लिए मुगल दरबारियों में कूटनीतिक संघर्ष चल रहा था। बालाजी विश्वनाथ को 1719 में मुगल दरबारी सैयद बंधुओं की सहायता के लिए दिल्ली में नियंत्रण आया। परिणाम स्वरूप मराठा मुगल संधि संपन्न हुई। बालाजी विश्वनाथ को नए सम्राट मोहम्मद शाह से 3 बख्शिशें अनुदान मिली, जो आगे जाकर भारतवर्ष में मराठा सत्ता की आधारशिला बनी। सर रिचर्ड टेम्पल ने बालाजी विश्वनाथ के चरित्र और सफलताओं का वर्णन करते हुए कहा, वह एक शांत, दूरदर्शी शासक के गुणों से संपन्न, उच्चाभिलाषी और विचार रसील आसुरी शक्ति को चरित्र बल से जीतने वाला था। उसने शक्ति द्वारा मुगलों को मराठों की संविधा मानने के लिए बाध्य कर दिया। बालाजी विश्वनाथ राजनीतिक क्षेत्र में अजय रहकर मुगलों की शक्ति से ध्वंसों पर हिंदू राज्यों की स्थापना का प्रयत्न करता हुआ दुर्भाग्यवश अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। मराठा मैग्ना कार्टा 1719 ईस्वी की मराठा मुगल संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा मैग्ना कार्टा कहा है। इस संधि के अनुसार साहू को मराठा राज्य का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। मराठों को दक्षिण भारत के 6 प्रदेशों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति मिल गई। अवसर पड़ने पर पेशवा ने मुगल बादशाह को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। बालाजी प्रथम 1720 ईस्वी से 1740 ईस्वी। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र बाजीराव पेशवा बना। छोटी आयु होने पर भी बाजीराव तीव्र बुद्धि और बलवान शरीर का था। वह राजनीतिक और शासन कार्य में दक्ष था।
वह इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुगल सत्ता का ह्रास हो रहा है और इस समय उससे क्षेत्र छीनना संभव है। बाजीराव ने यह ललकार दी, यह समय अतातियों को हिंदुस्तान से बाहर करने और अक्षय यक्ष प्राप्त करने का है। आओ हम इस मृतप्रिय वृक्ष मुगल राज्य की जड़ों को कठोरताघात करें, जिससे उनकी शाखाएं स्वयं ही गिर पड़ेंगी। यदि हम अपने संघर्ष को हिंदुस्तान उत्तर भारत की ओर अग्रसर करें तो मराठा ध्वज कृष्णा से अटक तक फहराएगा। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। बाजीराव की ललकार। आओ हम उस मृतप्राय वृक्ष की जड़ों पर कुठारघात करें, जिससे इसकी शाखाएं स्वयं ही गिर पड़ेगी। यदि हम अपने संघर्ष को हिंदुस्तान की ओर अग्रसर करें तो मराठा ध्वज कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगा। मस्तानी। 1728 ईस्वी में बुंदेलखंड नरेश छत्रपाल ने मुगलों के विरुद्ध बाजीराव से सैनिक सहायता मांगी। सैनिक सहायता से लाभान्वित होकर 1728 में छत्रसाल ने पेशवा के सम्मान में एक दरबार का आयोजन किया। उसने पेशवा को कई जागीर तथा एक मुस्लिम नर्तकी मस्तानी भेंट की। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा। बाजीराव ने राज्य की सेना को पुनः संगठित किया। 1731 ईस्वी में बहुत से प्रदेशों में मराठों का चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार सर्वमान्य हो गया। बुंदेलखंड को 1737 ईस्वी की विजय किया गया। दिल्ली की ओर कूच किया। दक्कन से निजाम उल मुल्क मुगल सम्राट की सहायता के लिए आगे बढ़ा, किंतु भोपाल के निकट उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसने औपचारिक रूप से मालवा और गुजरात मराठों को देने पड़े। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर डीगे के मतानुसार भोपाल विजय मराठों की सफलता अभियान का सर्वोच्च समय था। मुगलों की संयुक्त सेना को भोपाल में हराकर पेशवाओं ने मराठों की सैनिक शक्ति को सारे भारतवर्ष में श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। निजाम उल मुल्क ने बाजीराव को 50 लाख रुपए युद्ध की क्षति के रूप में देने भी स्वीकार किए। मराठों ने पुर्तगालियों से 1739 में बेसिन द्वीप छीन लिया। बाजीराव मराठा शक्ति की नींव दृढ़ करके 1740 में चल बसा। बालाजी बाजीराव 1740 से 1740 ईस्वी से 1761 ईस्वी। बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव स्वयं प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। वह प्रत्येक बात को अपने चचेरे भाई सदाशिव बाहू की सम्मति का लाभ उठाता था। सदाशिव बाहू की देखरेख में ही मराठा की शक्ति 1740 ईस्वी में उच्चतम शिखर पर पहुंची। रघुजी भोसले ने कई बार मध्य भारत में मुगलों को रोन डाला और बंगाल पर चढ़ाई की। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता में राजा राजद्वितीय तथा बालाजी बाजीराव के मध्य संगोली की संधि हुई। इस संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाममात्र का रह गया। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा को बना दिया। अब मराठा राजनीति का केंद्र पूना हो गया। 1751 में उसने बंगाल के शासक अलीवर्दी खां को उड़ीसा का प्रदेश मराठों को देने के लिए विवश किया और बंगाल बिहार के प्रदेशों की चौथ भी मराठों को देने के लिए बाध्य किया। 1752 और 1756 ईस्वी के काल में मराठों को मुगल साम्राज्य से उत्तर भारत के राजस्व से चौथ लेने का आश्वासन प्राप्त हुआ। 1758 में
58 ईस्वी में मराठों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया और अटक के किले को मराठों का ध्वज फहराया। अहमद शाह अब्दाली की इस चुनौती को स्वीकार किया। रोहिला सरदार नजीबुद्दौला तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि ये दोनों ही मराठा सरदारों के साथ हार चुके थे। प्रसिद्ध इतिहासकार सिडनी ओवल के अनुसार अहमद शाह अब्दाली एक कट्टर मुस्लिम होने के साथ साथ मराठों ने अपने सहधर्मियों के विरुद्ध अभियान का विरोधी था। अंत उसने युद्ध का निश्चय किया। अतः दोनों सेनाओं के बीच 1761 में पानीपत में युद्ध हुआ। मराठों तथा बाजीराव के लिए यह युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, उन्होंने भारी क्षति उठानी पड़ी। बालाजी बाजीराव की पराजय को सहन नहीं कर सके तथा 23 जून 1761 में आंशिक मृत्यु को प्राप्त हुए। 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। एक व्यापारी द्वारा 1761 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में मराठों की जनहानि का कूट संदेश। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में सदाशिव राव भाऊ तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य युद्ध हुआ। कड़े संघर्ष के बाद युद्ध में मराठों की हार हुई। इस युद्ध में विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ, जसवंत राव, तोगाजी सिंधिया जैसे सरदार तथा लगभग 28,000 सैनिक काम आए। मराठा इतिहासकार काशीराज पंडित के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। मराठा प्रशासन प्राचीन भारतीय परंपरा का आधारित था। शिवाजी के समय में मराठा प्रशासन का स्वरूप अत्यधिक विस्तृत था। प्रशासन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अनेक विभागों की रचना की गई थी। छत्रपति शिवाजी के समय स्वयं महाराज प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। महाराज प्रमुख रूप से छत्रपति की उपाधि धारण करता। छत्रपति का राज्याभिषेक वैदिक परंपरा के अनुसार भव्य समारोह में किया जाता था। शिवाजी ने राज्याभिषेक के समय हिंदू पातशाही अंगीकार कर गाय और ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया। हिंदुत्व धर्मोद्धार की पदवी धारण की। छत्रपति सेना, वित्त, न्याय, धर्म व प्रशासन का मुखिया था। इस प्रकार महाराज मराठा प्रशासन का केंद्र बिंदु व उच्चतम शिखर था। शिवाजी की मृत्यु के बाद महाराज की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई और उसकी जगह पेशवा ने प्राप्त कर ली। अष्टप्रधान परिषद शिवाजी ने प्रशासन में सहायता व परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद की नियुक्ति की। इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। परामर्श स्वीकार कर छत्रपति का निर्णय होता था। सामान्य अष्टप्रधान का कार्य शिवाजी के निर्देश का पालन करना तथा अपने विभागों की निगरानी करना मात्र था। अष्टप्रधान के मंत्री शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। पेशवा यह राजा का प्रधानमंत्री था। राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखभाल भी पेशवा ही करता था। सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर छत्रपति की मोहर के बाद अपने हस्ताक्षर करता। शिवाजी के बाद के समय पेशवा ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत राजनीतिक गड़बड़ी में सबसे ज़्यादा लाभ पेशवा पद को प्राप्त हुआ। शाहू महाराज के समय पेशवा पद वंशानुगत हो गया। 1750 ईस्वी में संगोली की संधि के बाद पेशवा ने छत्रपति की सत्ता को संपूर्ण हस्तांतरण कर लिया। प्रमुख विभाग एवं मंत्री: पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री, वाकिया नवीस दरबार की गतिविधियों कार्यों का विवरण, दबीर सुमंत विदेश मंत्री, आरंभिक नवीस सचिव राजकीय पत्र व्यवहार, सर नौबत प्रमुख सेनापति, न्यायाधीश प्रमुख न्यायाधीश, पंडित राव धार्मिक मामले।
भू राजस्व व्यवस्था। मराठा राज्य की आय का प्रमुख साधन कृषि कर तथा अन्य प्रचलित कर थे। सरदेशमुखी कर के रूप में किसानों का उत्पादन का 10वां भाग वसूला जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण आय का साधन चौथ नामक कर था। यह पड़ोसी राज्य से उसकी आय का 1/4 भाग के रूप में वसूला जाता था। इसके अलावा गृह कर, सिंचित भूमि कर, सीमा शुल्क आदि कर राज्य की आय का प्रमुख साधन थे। प्रांत सरसूबा, वासराय प्रतिनिधि, सरे कारकुन, देशाधिकारी सर सूबेदार, महल प्रगना सर हवलदार, तरफ मौजे हवलदार, गांव पटेल या पाटिल ये अधिकारी थे। सेना व्यवस्था। शिवाजी के समय मराठों के पास एक अत्यंत शक्तिशाली सेना थी जिसका वेतन सीधे शाही खजाने से दिया जाता था। शिवाजी कभी भी सामंतों की सेना पर निर्भर नहीं रहे। इस समय मराठा सेना में पदाधिकारी घुड़सवार प्रमुख थे। घुड़सवारों को बारगीर, सिलेदार, पागा आदि प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। सेना नियमित तथा हथियारों से सुसज्जित थी। संपूर्ण सेना सरे नौबत नामक अधिकारी के अधीन आती थी। शिवाजी ने अपनी सेना में सभी धर्मों और जातियों के सैनिकों को शामिल किया। उसने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया। पेशवा के अधीन केंद्रीय सेना का स्वरूप सामंतशाही हो गया था। उन्होंने सेना को नकद वेतन के बदले बड़ी बड़ी जागीरें बांटना आरंभ कर दिया। शिवाजी ने तोपखाना बनाने के लिए पुणे तथा जुन्नर में अपने कारखाने स्थापित किए। न्याय प्रणाली। मराठा साम्राज्य में न्याय प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार किया जाता था। न्याय का सर्वोच्च मुखिया छत्रपति अथवा पेशवा होता था। वह न्यायाधीश एवं पंडित राय की सहायता से निर्णय देता था। शिवाजी का न्याय धर्मसभा या जुलूस या हजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। गांव में पटेल जिसे मामलतदार, सूबे में सर सूबेदार न्याय का कार्य करते थे। गांव में झगड़े का फैसला पंचायत करती थी। मराठों की न्याय प्रणाली काफ़ी कठोर व सुधारात्मक थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने शक्तिशाली राज्य का संगठन किया। पेशवाओं ने शिवाजी के क्षेत्र विस्तार की नीति को और अधिक फैलाया। संपूर्ण भारत में मराठों का भगवा झंडा लहराने लगा। 19वीं शताब्दी में आरंभिक में मराठा साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा सरदारों के साथ सहायक संधि स्थापित करके मराठा राज्य को क्षीण कर दिया। राइज ऑफ द मराठा पावर की रचना महादेव गोविंद रानडे ने की थी। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पूना के शिवनेरी दुर्ग में हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को पंडित गंगा भट्ट द्वारा किया गया। बीजापुर के सेनापति अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाने के बहाने से कटार से वार करने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी ने बाघ नख से अफजल खां को मार गिराया। मुगल सेनापति राजा जयसिंह ने शिवाजी के मध्य 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। 14 जनवरी 1761 को मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1739 में पुर्तगाली से बेसिन द्वीप छीन लिया। शिवाजी गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। हमारा अध्याय अब यहीं समाप्त होता है।